इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अधीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अधीर भी वापस सोफे पर जाकर बैठ गया और लैपटॉप में काम करने लगा। अधीर ने अपना ऑफिस का सामान पहले ही हॉस्पिटल में मंगवा लिया था। कृतिका भी बेड पर लेटे हुए अधीर को ही देख रही थी, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई काम ही नहीं था। तभी उसको पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। कृतिका को भूख लगी थी, उसने कल से कुछ नहीं खाया था। वो वापस अधीर को देखने लगी, लेकिन अधीर तो उसे देख ही नहीं रहा था। उसने पूरी तरह से कृतिका को इग्नोर किया हुआ था। अधीर को अपने आप को इग्नोर करते देख कृतिका उदास हो गई, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी वार्ड का दरवाजा नॉक हुआ और एक नर्स अपने हाथ में दलिया का बाउल लेकर रूम में एंटर हुई। नर्स को देखते ही कृतिका के फेस पर स्माइल आ गई। उसे इस समय खाने की भी तो जरूरत थी। नर्स ने सबसे पहले कृतिका की बैठने में मदद की। उसके बाद वो दलिया का बाउल हाथ में लेकर एक चम्मच में दलिया लेकर कृतिका की तरफ बढ़ा दी। कृतिका जो इतनी देरी से खुश थी, दलिया देखते ही उसकी सारी खुशियां गायब हो गई। वो बिल्कुल भी दलिया नहीं खाना चाहती थी। कृतिका ने नर्स से अपना मुंह फेर लिया। नर्स ने चम्मच आगे करते हुए कृतिका से कहा, मैम प्लीज अपना मुंह खोलिए। लेकिन कृतिका बिल्कुल भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। नर्स भी कृतिका को मनाते हुए परेशान हो गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अधीर जो सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। वो सोफे से खड़ा होकर कृतिका के पास आ गया। अधीर को देखते ही कृतिका ने अपना सर झुका लिया। अधीर ने अपना हाथ नर्स की तरफ बढ़ाया तो नर्स दलिया का बाउल अधीर के हाथ में रख दूर जाकर खड़ी हो गई। अधीर कृतिका के सामने बेंच पर बैठ गया। अधीर ने स्पून में दलिया निकाल कर कृतिका की तरफ बढ़ाया। तभी उसे फील हुआ वो नर्स उसे ही घूरे जा रही है, वो भी लस्ट भरी आंखों से अधीर को ही घूरे जा रही थी। अधीर था ही इतना हैंडसम और हॉट, हर लड़की अधीर को ही देखती रह जाती थी। लेकिन अधीर को उस नर्स का घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अधीर ने गुस्से में बिना उस नर्स को देखे ऑर्डर देते हुए कहा, गेट आउट। अधीर की आवाज इतनी खतरनाक थी जिससे वो नर्स और कृतिका दोनों ही कांप गई थी। वो नर्स बिना एक पल भी गवाए रूम से बाहर निकल गई। अधीर ने अब कृतिका को देखा, जो बेड पर ही बैठे बैठे डर से कांप रही थी। अधीर को महसूस हुआ अभी वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में चिल्ला दिया था। उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब इस बात से कोई फायदा नहीं था। अधीर ने स्पून को कृतिका के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाओ इसे। अधीर ने बहुत कोशिश की थी अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नर्म रखने की, लेकिन फिर भी वो कृतिका को डराने के लिए काफी था। कृतिका ने जल्दी से अपना मुंह खोल दिया तो अधीर ने बहुत ध्यान से कृतिका को दलिया खिला दिया। वही दलिया खाते ही कृतिका का मुंह ऐसा बन गया जैसे उसने कितनी कड़वी चीज खाई हो। वो बिल्कुल भी दलिया नहीं खाना चाहती थी, लेकिन अधीर के डर से वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। कृतिका को ना चाहते हुए भी सारा दलिया खत्म करना पड़ा। कृतिका को दलिया खिलाने के बाद अधीर ने एक टिश्यू से कृतिका को मुंह के साफ किया। उसके बाद कृतिका को उसकी मेडिसिन देकर ध्यान से बेड पर सुला दिया। कृतिका ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगी। दवाई के असर से कृतिका को जल्दी ही नींद भी आ गई। अधीर भी वापस सोफे पर जाकर बैठकर अपना काम करने लगा। इंडिया गोवा सिसोदिया एम्पायर, जिसका नाम अब चेंज करके वालिया एम्पायर कर दिया गया था, उसी के टॉप फ्लोर पर बने लग्जरियस कैबिन में नागराज वालिया बैठा हुआ था। तभी कैबिन का गेट खुला और नागराज वालिया का असिस्टेंट भागते हुए कैबिन में आया। असिस्टेंट के इस तरह बिना नॉक किए आने पर नागराज वालिया ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है जो इस तरह बिना परमिशन के आ रहे हो? नागराज वालिया के चिल्लाने पर असिस्टेंट ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी सर, माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन बहुत बड़ी बात है, आप सुनोगे तो आप भी खुशी से पागल हो जाओगे। नागराज ने बेफिक्री से बात को उड़ाते हुए कहा, भला ऐसी भी क्या बात है जो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा? सर, हमें अभी अभी ओबरॉय इंडस्ट्रीज से मेल आया है। वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द हमें मीटिंग के लिए मुंबई अपने हेड कंपनी बुलाया है। अगर उन्हें हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे। असिस्टेंट ने बहुत ही खुशी और जोश के साथ बताते हुए कहा था। असिस्टेंट की बात सुनते ही नागराज, जो आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ओबराय इंडस्ट्रीज
पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी और उनकी तरफ से पार्टनरशिप का ऑफर आना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर उनकी पार्टनरशिप ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ हो जाती तो उनकी कंपनी कुछ ही समय में ऊंचाइयों को छूने लग जाती। तो तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से सभी को एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लगा दो और ऐसी प्रेजेंटेशन बनाओ कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमें और हमें ही मिले। वो चिल्लाते हुए असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, साथ ही वो मन में ख्याल भी बुनने लगा कि अब उसकी कंपनी कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। मुंबई। ओबराय इंडस्ट्रीज अभी अपने काबिन में बैठा था। उसी के सामने रुद्र, रियांश और शंकर मौजूद थे। रियांश ने एक स्माइल के साथ अबीर से कहा, मछली को चारा डाल दिया गया है, अब सिर्फ उसके जाल में फंसने का इंतजार है। अबीर ने चेयर पर आराम से लीन होते हुए कहा, इंतजार की जरूरत नहीं है, ये मछली हमारे जाल में फंस चुकी है। अब इसका शिकार करना है, वो भी ऐसे कि इसे मालूम ही ना चले। अबीर की बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वैसे भाई, ये तो आपका स्टाइल नहीं है, आपको सीधे मारने में विश्वास रखते हैं, फिर ये क्यों? रुद्र अभीर से सवाल करता है। अभीर अपनी चेयर से खड़ा होकर पीछे ग्लास वॉल से पूरे मुंबई शहर को देखते हुए कहता है, कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, और वैसे भी दुश्मन को सीधे मारने से ज्यादा मजा उसे तड़पा कर मारने में है। और नागराज तो उसे चोट पहुंचाई है जिस पर मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र और बाकी सभी अपना सर हिलाकर कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। रियान शंकर से कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने रूही आ जाती है। रूही चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई, अंदर क्या हुआ? रूही के अचानक आ जाने पर शंकर घूर कर रूही को देखने लगता है। रियांश अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल मीटिंग थी। रियांश का जवाब सुनने के बाद भी रूही के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो और कुछ सुनना चाहती थी। अंदर उनके बीच क्या हुआ, लेकिन वो रियान से इस बारे में पूछ नहीं सकती थी। रोही ने स्माइल करते हुए अपने सर को हाँ में हिला दिया। उसने रियान से थोड़ी और बात की, उसके बाद वो उसे हल्का सा हल करके वहां से चली गई। रोही के जाते ही रियान जो स्माइल कर रहा था, उसकी स्माइल गायब हो गई। रियांश ने सीरियस आवाज में शंकर से पूछा, मुझे और कब तक इसके साथ ये नाटक करने की जरूरत है? शंकर जो उस तरफ घूर रहा था जहां रूही गई थी, वो रियांश को देख एक मजाकिया स्माइल करते हुए कहता है, बस तब तक जब तक हमें इससे भेजने वाले और इसके मकसद के बारे में मालूम ना चल जाए, और तब तक तो मजे ले। वैसे भी बहुत सुंदर है। वैसे कुछ भी कहे, तेरी किस्मत तो कमाल है, एक घर वाली एक बाहर वाली। रियान शंकर के पेट में पंच मारते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर कमीने, वैसे भी ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। शंकर ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, रियान तेरे साथ तो बिल्कुल मूवियों की तरह हो गया है, जैसे ओल्ड मूवीज में नहीं होता था, बिल्कुल वैसे। शंकर अपने फेस को सीरियस करते हुए, वैसे क्या सोचा है सोना के बारे में? अब वो तेरी जिम्मेदारी है। रियांश के चेहरे पर इरिटेशन वाले भाव के साथ कहता है, सोचना क्या है, बस कुछ महीने, फिर उसे अपनी जिंदगी और परिवार से बहुत दूर पहुंचा दूंगा। क्या तू पागल हो गया है? तो ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों पलट कर देखते हैं तो ये मिहिर था जो अभी अभी आया था और शंकर और रियांश की बातें सुन रहा था। रियांश ने मिहिर को घूरते हुए कहा, तुझे इस बारे में कैसे मालूम है? तुझे किसने बताया? ऑफ कोर्स इसने, कहते हुए मिहिर ने शंकर की तरफ इशारा किया। रियांश शंकर को घूरते हुए कहता, और किस किस को बताया तूने? मुझे भी मालूम है। पीछे से रुद्र रियांश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है। रियांश अब गुस्से में शंकर की कॉलर पकड़ उसे हिलाते हुए कहता है, साले, अब कोई बचा है जिसे इस बारे में मालूम नहीं है? बस अभीर को और मालूम है, बाकी मैंने घर में किसी को नहीं बताया। शंकर रियान से अपनी कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? रियांश और शंकर आपस में लड़ ही रहे थे, तभी उन्हें अपने पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई देती है। रियांश शंकर की कॉलर छोड़कर पलटकर देखता है तो ये अभीर था जो अभी अभी चलकर उन्हीं की ओर आ रहा था। अभीर आकर रियांश के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। रियांश, तुम वो गलती मत करो जो तुम मुझे करने से रोक रहे थे। चाहे कुछ भी हो, अब तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा और जल्दी से जल्द दादी को बता दो। जितना लेट करोगे उतना ही बुरा होगा। अभीर ने ये सब सीरियस आवाज में कहा था। रियांश ने अभीर को देखा, अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन वो अभी भी अपने दिमाग में कुछ और सोच रहा था। वैसे मिहिर भाई, हमने सुना है आपकी एंगेजमेंट पक्की हो गई है। रुद्र ने मिहिर से सवाल किया। मिहिर ने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। रियांश ने मिहिर को घूरते हुए कहा, तू तो महक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था ना, तो फिर अब क्या हुआ? वो चारों अब एक साथ मिहिर को घूर रहे थे। उन्हें भी तो ये जानना था, क्योंकि वो तो हमेशा महक से दूर भागता था, तो फिर अब की उसे ही एंगेजमेंट कर रहा है। मिहिर ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, ऐसे ही हलवा है क्या जो ऐसे ही शादी है? कुछ तो सोचा होगा ना? शंकर मिहिर को
घूरते हुए कहता है, कहा ना ऐसे ही शादी कर रहा हूँ, वैसे भी एक दिन तो शादी करनी ही है। मिहिर ने नॉर्मली जवाब देते हुए कहा। सभी अजीब नजरों से मिहिर को घूर रहे थे। एक दिन शादी करनी है तो क्या वो किसी से भी शादी कर लेगा? उसे सामने वाले को पसंद करना भी तो जरूरी है। अपनी बकवास बंद कर और बता, क्या तुझे मैक से प्यार हो गया है? रियान हल्का गुस्सा करते हुए कहता है। अभीर को उनकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वापस अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। दिवांशी और गौरी एक साथ क्लास में मिडिल बेंच पर बैठे हुए थे। सामने टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे। दिवांशी ध्यान से टीचर जो भी पढ़ा रहे थे वो पढ़ रही थी और उसे कॉपी में नोट भी कर रही थी। वहीं गौरी को तो नींद आ रही थी। गौरी का बिल्कुल भी ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वो तो बस ऊपर वाले से ये दुआ कर रही थी कैसे भी करके ये क्लास खत्म हो जाए। आखिरकार गौरी की दुआ सुन लेते हैं और वो टीचर अपनी क्लास खत्म करके बाहर चले जाते हैं। टीचर के जाते ही गौरी अपने सर को टेबल पर रखते हुए कहती है, ओ ये कॉलेज कितना बोरिंग है। दिवांशी गौरी की बातें सुन अपना सर हल्का सा हिला देती है, क्योंकि गौरी का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सभी बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनकी क्लास में एक साथ कई स्टूडेंट ने एंटर किया। ये उनके सीनियर थे, ये कोई और नहीं उस दिन वाले लड़के और लड़कियां थी जो उनकी रैगिंग कर रहे थे। गौरी उन्हें देखकर अपनी आंखें छोटी कर उन्हें घूरने लगी। वहीं दिवांशी तो अपने किताब पढ़ने में मगन थी। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कौन क्लास में आया और कौन नहीं। सीनियर्स में से रिचा ने डेस्क पर दोबारा हाथ मारकर सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, हे एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज। आप सभी तो मुझे जानते ही होंगे, तो आज हम सभी यहाँ आपको फ्रेशर पार्टी के लिए इन्फॉर्म करने आए हैं। आप सभी के स्वागत के लिए हमने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज है, साथ ही कई कॉन्टेस्ट भी है जिनमें आप पार्ट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी आप सभी जरूर इसमें भाग लेंगे। रिचा ने अपने स्पीच को खत्म करते ही सभी सीनियर हर स्टूडेंट को टेम्पलेट बांटने लगते हैं। वही सब जो जब से आया था वो दिवांशी को ही घूरे जा रहा था, लेकिन दिवांशी तो पूरी तरह से अपनी किताब में पढ़ने में मगन थी। उसने तो अपना सर उठाकर सामने भी नहीं देखा। अरे सब एक पैम्पलेट हाथ में लेकर दिवांशी के बेंच की तरफ बढ़ता है। अरे सब अपना हाथ जोर से बेंच पर मारता है ताकि वो दिवांशी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। दिवांशी भी आवाज सुनकर अपना सर उठाकर सामने देखती है, लेकिन सामने ऋषभ को देख वो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगती है। गौरी भी ऋषभ को घूर रही थी, या कहे तो उसे पीटना चाहती थी। ऋषभ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी जो अच्छी तो कहीं से भी नहीं थी। अभी अभी जो कहा वो तो तुमने सुन ही लिया होगा, तो पार्टी में जरूर आना। तुम क्या हमें ऑर्डर दे रहे हो? ये हमारी मर्जी है, हमें आना है या नहीं। गौरी ने ऋषभ को घूरते हुए कहा, लेकिन ऋषभ ने गौरी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो अभी सिर्फ देवांशी की सुंदर नीली आंखों में देख रहा था। देवांशी भी ऋषभ को घूर कर देख रही थी। उसे ऋषभ की शक्ल देखकर चिढ़ हो रही थी। अगर तुमने कह दिया हो तो तुम जा सकते हो, देवांशी ने कहा और वापस से अपनी किताब पढ़ने लगी। वो सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी ऋचा उन्हें देखकर चिढ़ रही थी। ऋचा पूरे कॉलेज के सामने उसका बॉयफ्रेंड था और उसे किसी और लड़की के करीब ज्यादा देख उसे चिढ़न हो रही थी। और जब वो लड़की दिवांशी हो, जिसकी खूबसूरती के आगे तो शायद वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती हो। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस के भीतर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, नहीं डैड, मैं नहीं जानती, लेकिन आप कैसे भी करके उस लड़की कॉलेज से बाहर निकलवाइए। उसने मेरी डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की है, मैं उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसे कैसे भी करके कॉलेज से बाहर निकालिए। ऋचा के डैड जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने ऋचा को घूरते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे ही किसी को भी कॉलेज से नहीं निकाल सकता हूँ। ऋचा ने अपनी आंखें रोल करते हुए, कम ऑन डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी वो लड़की कोई खास नहीं है, सिर्फ एक मिडिल क्लास है जो शायद स्कॉलरशिप पर आई है। ऋचा के डैड को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने ऋचा के सामने दो फोटो रखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। फोटो की तरफ इशारा करते हुए, ये दोनों अभी ही कॉलेज ज्वाइन किया है, तुम्हें इनसे दोस्ती करनी है और जब भूल कर भी पंगा मत लेना। ऋचा ने उन फोटो को देखा तो ये किसी और की नहीं बल्कि दिवांशी और गौरी की थी। ऋचा ने उन फोटो को देखकर चिल्लाते हुए कहा, डैड यही तो है जिसे मैं कॉलेज से निकलवाने के लिए कह रही थी। इसी ने तो ऋचा अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले ही ऋचा के डैड ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल लड़की, क्या तुम्हें इन्हीं से उलझना था? अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तुम इनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आओगी। बिल्कुल भी नहीं डैड, और आप भला क्यों दो मामूली लड़कियों की इतनी चिंता कर रहे हैं? ऋचा ने गुस्से से अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहा, जिन्हें तुम मामूली समझ रही हो ना,
वो बहुत खास है, इसीलिए उनसे उलझना मत, वरना तुम और मैं कहीं के नहीं रहेंगे, प्रिंसिपल ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वो ऋचा को देवांशी और गौरी की रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते थे। वहीं ऋचा के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसने अपनी डैड की बात सुनी ही ना हो। उसने अपने मन में देवांशी और गौरी से बदला लेने का ठान लिया था, बिना आगे का सोचे। शाम को कॉलेज की छुट्टी हो जाने पर देवांशी और गौरी एक दूसरे से बात करते हुए कॉलेज से बाहर निकलते हैं। तभी देवांशी की नज़र गेट से थोड़ी दूर पर खड़ी एक ब्लैक कार पर जाती है। कार को देख देवांशी के फेस पर स्माइल आ जाती है। देवांशी गौरी का हाथ पकड़ जल्दी से उस कार के पास चली जाती है। देवांशी के पास पहुंचते ही कार के बैक सीट का ग्लास नीचे होता है। कार के बैक सीट पर कोई और नहीं, अभीर बैठा हुआ था। देवांशी जल्दी से कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। गौरी भी कार की तरफ जाने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। गौरी पलट कर देखती है तो ये शंकर था। वैसे भी उसके अलावा और कौन ही उसका हाथ पकड़ सकता था। आप यहाँ? गौरी शंकर को देख हैरानी से पूछती है। क्यों, तुम किसी और को सोच रही थी? शंकर गौरी के सवाल पर उसे घूरते हुए पूछता है तो गौरी जल्दी से अपना सर नामे हिला देती है। नहीं, मैं बस चौंक गई थी। गौरी जवाब देती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चौंकती हो। अब चलो। शंकर गौरी का हाथ पकड़ कहता है, लेकिन किससे? कार तो चली गई। गौरी आसपास देखते हुए कहती है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी कार नहीं थी और अभी की कार पहले ही जा चुकी थी। शंकर गौरी का हाथ पकड़ उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी स्पोर्ट्स बाइक की तरफ ले जाते हुए कहता है, हम आज उससे जाने वाले हैं। गौरी बाइक को देख अपना सर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं उससे नहीं जाने वाली। लेकिन शंकर गौरी की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर उसे बाइक के पास ले जाकर उसे एक क्यूट पिंक कलर का हेलमेट पहनाते हुए कहता है, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है। हाँ, और वो आप कभी पूछते भी नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी का करते हैं। गौरी अपना मुंह बनाते हुए कहती है। शंकर भी एक ब्लैक कलर का हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठ जाता है और गौरी को घूरने लगता है, क्योंकि गौरी बैठने को तैयार ही नहीं थी। चुपचाप बैठो तुम। क्या बिलाप तक पैदल चलकर जाने वाली हो? आप कार क्यों नहीं लेकर आई? ये कितना अजीब है, मैं पहले किसी के साथ भी बाइक पर नहीं बैठी। गौरी शंकर को घूरते हुए कहती है, उसके लिए ये सच में बहुत अजीब था। शंकर ने गौरी को देखा, लेकिन वो उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती बाइक पर बैठाऊं? तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शंकर की बात सुन गौरी उसे घूरने लगी, क्योंकि उसके पास बाइक पर बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और शंकर ने जो कहा वो कर भी सकता था, इतना तो उसे जानती थी। गौरी ना चाहते हुए भी शंकर के साथ बाइक पर पीछे बैठ गई। गौरी बाइक पर शंकर से दूर बैठी थी ताकि वो उसे छू ना सके, लेकिन बाइक होने की वजह से वो ज्यादा पीछे नहीं हो सकती थी। शंकर ने गौरी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने पेट पर लपेटते हुए कहा, पकड़ कर बैठो, वरना इतनी पतली हो कि हवा से ही उड़ जाओगी। लेकिन गौरी जल्दी से शंकर से दूर हो गई। मैं कहीं नहीं उड़ने वाली, अब बाइक चलाइए, गौरी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। शंकर ने भी अब गौरी से कुछ नहीं कहा। शंकर ने बाइक को एक झटके के साथ चालू किया। झटका लगते ही गौरी ने गिरने के डर से शंकर को टाइटली पकड़ लिया। गौरी के पकड़ते ही शंकर के फेस पर स्माइल आ गई। शंकर बाइक को तेज रफ्तार में मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। रफ्तार तेज होने की वजह से गौरी को डर लग रहा था, इसीलिए उसने शंकर पर अपनी पकड़ को और टाइट कर दिया। गौरी ने जब देखा उनकी बाइक वाला के दूसरी तरफ जा रही है तो उसने घबराते हुए कहा, हम गलत रास्ते जा रहे हैं, घर दूसरी तरफ है। लेकिन शंकर ने गौरी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका अभी भी पूरा फोकस बाइक चलाने पर था, साथ ही उसकी रफ्तार को भी तेज कर दिया। 15 मिनट बाद शंकर ने बाइक को एक नॉर्मल मार्केट के बाहर रोका। शंकर और गौरी दोनों बाइक से उतर गए। गौरी ने बाजार को देखते हुए सवाल किया, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस है, सोचा तुम्हें भी ट्राई कराऊं। शंकर ने गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने सामने एक गोलगप्पे वाले के पास ले जाते हुए कहा। गौरी के फेस पर शंकर की बात सुन स्माइल आ गई। वैसे भी उससे इतना टाइम हो गया था गोलगप्पे खाए। शंकर ने गोलगप्पे वाले से 2 प्लेट गोलगप्पे बनाने को कहा। भैया तीखे बनाना, गौरी ने जल्दी से कहा। शॉप वाले भैया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही समय में उनकी प्लेट तैयार हो गई। गौरी ने जैसे ही पहला गोलगप्पा खाया उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। यही चीज तो वो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। तीखे की वजह से गौरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अभी भी उन्हें खाई जा रही थी। शंकर भी खाते हुए गौरी को देख रहा था। कुछ ही समय में उन्होंने गोलगप्पे खा लिए। गौरी ने अपनी आंखों की आंसुओं को पोंछते हुए कहा, भैया मजा आ गया। गौरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, नाक और होंठ लाल हो गए थे। वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। शंकर ने गौरी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जब इतना ही तीखा लग रहा था तो खाने की क्या जरूरत थी? गौरी ने क्यूटली स्माइल करते हुए कहा, इसमें ही तो मजा है। शंकर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने शॉप वाले को रुपए दिए और गौरी के लिए पानी लेने चला गया। गौरी अपने हाथों से अपने मुंह को हवा कर रही थी, तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गौरी इस आवाज को सुनते ही गौरी की पूरी बॉडी शांत हो गई। वो
इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलटकर आवाज़ देने वाले शख्स को देखने की। तभी एक बार फिर से गौरी को अपना नाम सुनाई दिया, गौरी। गौरी ने हिम्मत करके धीरे-धीरे पीछे पलट कर देखा, तो उसकी आँखों के सामने 3 चेहरे थे, जिन्हें उसने बिल्कुल नहीं सोचा था वो कभी दोबारा देखेगी। गौरी के सामने उसकी पूरी फैमिली थी। गौरी को आवाज़ किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी माँ सुशीला जी ने दी थी। अपनी फैमिली को देख गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने अपने कदम को उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अपने पापा के फेस को देखकर गौरी के पैर अपनी ही जगह पर रुक गए। गौरी के दिमाग में उनकी कही हुई बातें चलने लगी। वो चारों बस एक दूसरे के सामने स्टैचू की तरह खड़े थे, किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी गौरी की छोटी बहन प्रीति ने गौरी के पास जाने के लिए अपने कदम को बढ़ाया, लेकिन गौरी के पापा मोहन जी ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया। पापा, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझे दीदी के पास जाने दीजिए। प्रीति ने मोहन जी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो हमारी कोई नहीं लगती। मोहन जी ने प्रीति को डांटते हुए गुस्से में कहा। अपने पापा की बात सुन के वो उनकी कुछ नहीं लगती। गौरी का दिल एक बार फिर से 100 टुकड़ों में टूट गया। सुशीला जी ने मोहन जी को समझाते हुए कहा, सुनिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बेटी है हमारी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो हमारी कोई बेटी नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मोहन जी ने गुस्से से सुशीला जी पर चिल्लाते हुए कहा। सुशीला जी उनके चिल्लाने पर चुप हो गई। वो बेचारी नज़र से गौरी को देख रही थी, जो उनके सामने खड़ी आंसू भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। मेरी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी है, अब मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, और सामने खड़ी ये लड़की हमारी कोई नहीं लगती। जितना जल्दी हो सके इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। मोहन जी ने गौरी के फेस को देखते हुए कहा। वही गौरी को ये समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसने क्या गलती कर दी जो आज उसके पापा उससे इतनी नफरत करते हैं। उसके साथ जो हुआ, क्या उसमें उसकी गलती थी? जो उससे नफ़रत करते थे, गौरी को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी समय गिर जाएगी। इस समय उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है। तभी उसकी आंखों के सामने किसी की बाइक आ गई। कोई उसके और उसके परिवार के बीच आकर खड़ा हो गया था। गौरी इसे पहचानती थी, ये कोई और नहीं शंकर था। शंकर लाल आंखों से सामने खड़े मोहन जी को घूर रहा था। अगर वो गौरी के पापा ना होते तो वो उन्हें जान से मार देता। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई गौरी को रुलाने की? शंकर की आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उस शांत आवाज़ के पीछे छिपे सब कुछ तबाह कर देने वाले गुस्से को हर कोई महसूस कर सकता था। गौरी ने पीछे से शंकर की शर्ट को पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, गौरी ने शंकर से कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, वो बस यहाँ से दूर जाना चाहते थे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।